दोस्तों नमस्कार, मैं हूं संजीत कुमार और आपने देखना शुरू कर दिया है बिहार टीचर पॉइंट। दोस्तों, बहुत सारे साथियों का फ़ोन आ रहा है कि सर क्या करें, डेट पार कर रहा है, बाद में पछताना पड़ेगा या क्या करना पड़ेगा, कुछ मार्गदर्शन दीजिए। क्योंकि संख्या अभी भी जो है वो लगभग 1 लाख के आसपास है संख्या नियोजित शिक्षकों का, और सक्षमता परीक्षा 5 है और आज 9 तारीख है, तो 9 तारीख को आज लास्ट डेट है, हालांकि डेट बढ़ेगा। ये बढ़ करके आपको मैं आज ही बता दे रहा हूँ, अभी नहीं आया है लेकिन मैं आपको बता दे रहा हूँ कि ये डेट बढ़ करके हो जाएगा लगभग 15 जनवरी तक ये डेट हो जाएगा। समझ गए, 15 जनवरी तक डेट आपका होगा, बढ़ जाएगा डेट, इसलिए चिंता नहीं करिए, डेट बढ़ेगा। कारण कि मैं वही बात बताता हूँ जो बिल्कुल सही होता है, परफेक्ट होता है। तो डेट बढ़ेगा, और खैर डेट बढ़े ना बढ़े बात की बात है, और बढ़ तो जाएगा ही। और ये चीज़ है कि सक्षमता परीक्षा दें कि नहीं दें, क्या दे करके पछताना होगा या फिर नहीं दे करके ही हम ज़्यादा खुश रहेंगे। देखिए, कुछ लोग अभी भी दुविधा में हैं कि शायद अगर परीक्षा नहीं दें तो कानूनी सरकार जो हटा दे। तो आपको, जैसा कि आप सबको पता है कि माननीय हाई कोर्ट ने भी आदेश साफ दिया है, उसमें चर्चा हुई थी कि जो राजकर्मी का दर्जा प्राप्त करना चाहते हैं, पहले यही लोग जान ले लें कि जो राजकर्मी का दर्जा प्राप्त करना चाहते हैं वो लोग सक्षमता परीक्षा दें, और जो लोग राजकर्मी का दर्जा प्राप्त नहीं करना चाहते हैं वो लोग सक्षमता परीक्षा नहीं दे करके अपने जिस निकाय के शिक्षक हैं वो उसमें वो बने रहेंगे, और आपको कोई भी हटा भी नहीं सकता है। क्योंकि नियोजित शिक्षकों की जो नियुक्ति हुई है संविधान के अनुच्छेद 245 के तहत हुई है, और ऐसा नहीं है कि गाजर मूली है कोई भी कबाड़ करके फेंक देगा। और जिस समय आपकी नियमावली बनी है उन नियमावली के तहत आप सारी शर्तों को आप पूरा करते हैं। उस नियमावली में कहीं नहीं लिखा हुआ है कि बाद में 10 साल या 20 साल के बाद राजकर्मी बनेंगे उनके लिए सक्षमता परीक्षा देना है, और सक्षमता परीक्षा जो देंगे वही रहेंगे शिक्षक। ऐसा तो नियमावली में कहीं कोई चर्चा नहीं है ना। तो जब नियमावली में उस समय चर्चा नहीं है तो बाद में नियमावली के जो स्वरूप है, उसका जो आत्मा है नियमावली का, उसमें आप परिवर्तन ज़्यादा नहीं कुछ कर सकते हैं। उसमें परिवर्तन किया जाता है वो उसमें काम करने वाले कर्मचारियों के बेहतर के लिए, आप किसी को हटाने के लिए नहीं। ये नहीं कि अब आज ये कह देगा कि अब जितने भी फर्स्ट डिविजनर हैं सिर्फ वही रहेंगे नियोजित शिक्षक, बाकी सब हट जाएंगे, ऐसा नहीं हो सकता है। यानी कि जो उस समय के जो नियम थे उसको अगर आप फुलफिल कर रहे हैं तो आप हैं, अगर आपका डॉक्यूमेंट्स बिल्कुल सही है तो आप हैं, आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ, जिनमें संदेह है, जिन्होंने गलत तरीके से मार पेच करके नौकरी किया है वो डरें, लेकिन जो परफेक्ट नियोजित टीचर हैं उनको डरने की ज़रूरत नहीं है, कदापि नहीं है। चाहे आप किसी भी कोटि को हों, जनरल हों या फिर ओबीसी को हों, एसी एसटी हों, कोई भी शिक्षक हों, है ना, ईबीसी हों, डरने की कोई, महिला हो, पुरुष हो, विकलांग हो, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको ये भी मीडिया है, आपको देखते हैं आजकल के स्कूलों में जाता है कि आप जनवरी लिखिए, फरवरी लिखिए, मार्च लिखिए, ये सब लिखने की ज़रूरत नहीं है, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि आपने जो भी ये सब मीडिया जाता है, सभी सड़क छाप लोग होते हैं, ये लोग विदाउट परमिशन विद्यालय में घूमता है। वैसे लोगों को एकदम, मैं तो सभी प्रधान शिक्षकों से मैं निवेदन करूंगा, वैसे मीडिया कर्मियों को किसी भी कीमत पर आप नहीं दें। और अगर वो सवाल आपसे दागता है तो आप भी सवाल करें और वरीय पदाधिकारी को फ़ोन करें और इस पर केस दायर करें। ठीक है, चलिए वो तो छोड़िए, अब है कि दें कि नहीं दें, क्योंकि लास्ट डेट है। तो सवाल ये है कि राजकर्मी क्यों बने, राजकर्मी को बनने के लिए क्या क्या चाहिए। देखिए, 4 चीज़ है जो सरकारी जो राजकर्मी हैं उनको मिलना चाहिए। पहला होता है ईएल, उसके बाद होता है ग्रेजुएटी, उसके बाद होता है लाइफ इंश्योरेंस, ग्रुप लाइफ इंश्योरेंस, उसके बाद जीपीएफ जो अब बदल के हो गया है एनपीएस में, उसके बाद पेंशन। ये 4 चीज़ें हैं जो अपने तरफ जो है वो राजकर्मी को अपने तरफ आकर्षित करता है। लोग जो हैं वो इससे आकर्षित होकर के उसमें आवेदन करते हैं या फिर जाते हैं। देखिए, ईएल का जहाँ तक बात है तो नियोजित शिक्षकों को भी ईएल है ना, नियोजित शिक्षकों को भी ईएल है और इनका भी ईएल है। अब आ जाता है ग्रेजुएटी का। ग्रेजुएटी पर चर्चाएं हो रही है, बातें हो रही है। अभी
इस पर कोई क्लियर डिसीजन नियोजित शिक्षकों के लिए नहीं है। मैं बात घुमा घुमा के मुझे नहीं बोलने आता है। इस पर अभी कोई क्लियर डिसीजन नहीं है नियोजित शिक्षकों के पक्ष में। अभी मामला कोर्ट में है, कब डिसीजन आएगा ये बात की बात है। उसके बाद इसमें क्या है कि 10 माह का ग्रेजुटी मिलता है। ये बात सही है कि 10 माह का ग्रेजुटी मिलता है। एक दिन ग्रेजुटी पर भी हम आपको लेकर के आएंगे कि ग्रेजुटी क्या है और इससे कौन लोग, इसके लाभ से कौन लोग आच्छादित होते हैं, इस पर बात हम करेंगे। उसके बाद ग्रुप लाइफ इंश्योरेंस होता है, राजकर्मी जो होते हैं उनको ग्रुप लाइफ इंश्योरेंस होता है। जीपीएफ और अब तो नहीं है, पहले लोग कटवाते थे, अब एनपीएस आ गया है। जो राजकर्मी का है वो एनपीएस आ गया है। पेंशन है। उसके बाद तो आप देखिए कि जो पेंशन, जो 10 साल 12 साल जो नौकरी किए हैं, थोड़ा सा समय दीजिएगा फिर और बताते हैं। आपको लगेगा कि सिर्फ लाभ ही लाभ है हानि राजकर्मी बनने में, तो भरने में क्या है, और भी हम बताते हैं आपको। जो सच्चाई है वो पहले जान लीजिए। पेंशन है जहाँ तक, तो इसमें पेंशन आपको कितना मिलेगा? पेंशन बहुत ज़्यादा मिलेगा आपको। 1000 से 2500 रुपये तक पेंशन मिल सकता है। और अब उसके दूसरे पक्ष में चलते हैं कि अब ईएल इधर भी है, नियोजित शिक्षकों में भी है, ग्रेजुएटी पर अभी चर्चा नहीं हो रही है। अब देखिए, जब पेंशन की बात है तो इसमें भी जो है ईपीएफ के माध्यम से भी आपको पेंशन मिलेगा। उसमें कम से कम पेंशन एक कर्मचारी को, अभी आपने देखा होगा कि आया है कि जो लोग कम से कम 10 वर्ष तक सेवा किए हैं, जो 10 वर्ष तक सेवा कर दिए हैं, उनको 7 से 10 हज़ार रुपया जो है वो पेंशन ईपीएफ में मिलने का प्रावधान है, अभी आ रहा है। और ईपीएफ में आपका राशि जो है वो 7,000 रुपया तक कटने वाला है, कटेगा। ये जो सही है उसको, ग्रेजुएटी का मैं नहीं कह रहा हूँ, समझ गए। ग्रुप लाइफ इंश्योरेंस पर मैं बात नहीं कर रहा हूँ, ये सब नियोजित शिक्षकों में नहीं है, ना ग्रेजुएटी है, ना ग्रुप लाइफ इंश्योरेंस है, ना एनपीएस है, ये सब नियोजित शिक्षकों में नहीं है। ईएल है नियोजित शिक्षकों में भी। और आपको जो है जो पेंशन का जो स्कीम है जिसको आप है इसमें, तो एनपीएस में चलिए, तो यहाँ पर आपको उसका भरपाई ईपीएफ कर रहा है, कर देगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। थोड़ा बहुत का अंतर रहेगा तो मैं नहीं कह सकता हूँ, लेकिन इसकी भरपाई आपका जो है ना ईपीएफ आपको कर रहा है। अब बचता है क्या? प्रमोशन की बात। सीनियरिटी के बाद सीनियरिटी आपका चला जाएगा, क्योंकि देखिए जिला संवर्ग का शिक्षक हो गया है और इसकी नियुक्ति हो गई नई। लोग ये कहेंगे कि एगो बनाते हैं पटना से, वो सक्षमता की तैयारी भी कराते हैं, उनको तो नियमावली भी समझ में नहीं आता है। वो बताते हैं कि आपको मिल गया वेतन संरक्षण मिल गया, तो समझिए सेवा निरंतरता मिल गया। दोनों अलग अलग है। सेवा निरंतरता की प्रकृति जो है वो अलग है, और वेतन संरक्षण का नेचर है जो अलग है। वेतन संरक्षण मिल जाने से सेवा निरंतरता नहीं मिलता है। सेवा निरंतरता के लिए फिर जब मिल गया तो फिर सारी बात ही खत्म हो गई। तो अभी नहीं है वो सब, जो नहीं है तो वैसे अभी तो इसमें भी नहीं, ग्रेजुएटी पर मामला भी फंसा हुआ है नियोजित शिक्षकों का भी, तो वो नहीं है। तो जो भी देखिए अभी क्या है कि सीनियरिटी चला जाएगा आपका। एक स्नातक ग्रेड में प्रोन्नति जो है, जैसे आज आप अभी जो भी नियोजित शिक्षक हैं अभी उनको मिल रहा है स्नातक ग्रेड में प्रोन्नति मिलेगा 3, तो आपको फिर वहाँ पर जो इनसे हम सदैव फिर एक इंक्रीजमेंट शुरू में डाउन हो रहा है विशिष्ट वाले से, तो फिर जैसे ही स्नातक ग्रेड में प्रोन्नति आपकी होती है तो आपका बढ़ जा रहा है। फिर ये आपको याद रखिए कि विशिष्ट शिक्षक कभी भी प्रधानाध्यापक के पद पर उनका बहाली प्रमोशन कभी नहीं होगा, है ही नहीं उनका। लेकिन एज ए नियोजित शिक्षक आपको 3 प्रमोशन मिलेगा, कालवत प्रोन्नति भी मिलेगा, स्नातक ग्रेड में प्रोन्नति भी मिलेगा, और प्रधानाध्यापक के पद पर भी प्रोन्नति मिलेगा। अभी ऐसा लग रहा है, लेकिन बाद में फिर नियोजित शिक्षक का विशिष्ट शिक्षक से ज़्यादा फिर पेमेंट हो जाएगा। लेकिन अब समस्या देखिए क्या है, समस्या देखिए क्या है, न सिर्फ आपके साथ, मेरे साथ भी। सवेरे शिक्षक जा रहे हैं उधर, सारे शिक्षक जा रहे हैं उधर, तो मन में ये लग रहा है कि सब जा रहे हैं, तो वहाँ पर जब जा रहे हैं सरकार भी अपील कर रही है कि चल जाओ, तो हमें और आपको लगता है कि हम क्या दें कि नहीं दें या नहीं दें। यही सब बातों में हम लोग जाकर के फंस जाते हैं और उलझ जाते हैं। तो मैं यही कहूँगा दोस्तों कि जा कर के
मैं ये नहीं कहता हूं कि आप सक्षमता परीक्षा नहीं दीजिए, मैं फिर ये कह रहा हूं कि मैं ये कभी नहीं कहता हूं कि सक्षमता परीक्षा नहीं दीजिए, लेकिन आप ये सोचिएगा कि जाकर के भविष्य सज जाएगा या सवर जाएगा, ये कभी नहीं होने वाला। मैं अपना हकीकत में बताता हूं कि मैं हमेशा रजिस्ट्रेशन करता हूं, मैं अपनी बात में कहता हूं, क्योंकि मैं चोरी छिपे मैं कुछ भी नहीं करता। मैं जो भी कहता हूं एकदम क्लियर कट में बोलता हूं, स्पष्टवादी हूं मैं सक्षमता परीक्षा में जितना पैसा मैंने बर्बाद किया है ना, मेरा क्या नहीं हुआ, हमारा वेतन भी बंद हुआ, स्टे हो गया सक्षमता परीक्षा के विरोध में, समझ गए, 2 बार, समझ गए। एक बार के पाठक ही बंद किए, फिर भी एक बार हमको बहुत सारे शिक्षक जो जानते हैं, मेरे साथ साथ पूरे गया जिला का भी शिक्षक का होल्ड कर दिया, कहाँ से, बिहार बोर्ड से होल्ड कर दिया कि आप सक्षमता परीक्षा नहीं दे सकते हैं, समझ गए। फिर सब कुछ क्लियर हुआ, अब पैसा भी लगाते हैं और सारा कुछ करते हैं और परीक्षा अभी तक नहीं दिया। तो कारण कि आप कहिए कि क्यों नहीं दिया, नहीं देने के पीछे देखिए कारण क्या है ना, सेवा निरंतरता नहीं है, तो मैंने अभी तक तो छोड़ दिया है। तो अगर मन में ये लगता है कि दें या नहीं दें, दें या नहीं दें, तो नहीं तो दे दीजिए आप। अगर मन में ये लगता है, मेरी बात को समझ लीजिएगा, मन में अगर ये लगता है कि दें या नहीं दें तो आप दे दीजिए, और अगर मन में ये लगता है कि देने से फायदा क्या है, नुकसान क्या है, तो आप मत दीजिएगा। फायदा कुछ भी नहीं है, फायदा कुछ भी नहीं है, समझ गए, फायदा कुछ भी नहीं है। और अगर मन में ये दुविधा लगता है कि दें या नहीं दें, दे देते तो ठीक है, अगर दुविधा है तो दे दीजिए। समझ रहे हैं मेरी बात को? अगर मन में, फिर से समझ लीजिए, अगर मन में ये लगता है कि दें या नहीं दें, दें या नहीं दें, तो आपको दे देना चाहिए, समझ गए। एक कहावत है, हमारा चचा को कहते थे कि अगर भूख लगे, ऐसा लगे कि खाएं या नहीं खाएं तो मत खाइए। बात को समझिए, खाएं या नहीं खाएं तो मत खाइए, कारण कि पेट लगता है भरा हुआ है आपका। और शौचालय जाने के संबंध में कहते थे कि जाएं कि नहीं जाएं, यानी कि महसूस हो भी रहा है लेकिन लग रहा है कि पूरा नहीं, तो शौचालय के संबंध में है कि जाएं या नहीं जाएं तो जरूर जाइए, क्योंकि शौचालय आपको महसूस हो रहा है तो इसका मतलब आपको जाना चाहिए, ठीक है। तो वैसे ही है कि आपको मन में ये लग रहा है कि दें या नहीं दें, तो यानी कि आपके अंदर मन में अंतर्द्वंद है, तो आप दे दीजिए आप सक्षमता, कभी दुविधा में मत पड़िए। बाद में नहीं लगेगा कि सर आप कहे थे तो हम नहीं दिया। अगर ये लगे कि फायदा क्या नुकसान क्या है, तो आप मत दीजिएगा, उसमें फायदा कुछ भी ज़्यादा नहीं है, नियोजित शिक्षक ही सबसे परफेक्ट है। इसलिए दोनों बात है आपके साथ, इसलिए अंतर्द्वंद को त्यागिए। आपके पास 8-9 घंटा का टाइम है और सोच समझ के निर्णय लीजिएगा। और नियोजित शिक्षक जो है ना, सबसे ऐसे परफेक्ट है वर्तमान स्थिति से। और बाकी मर्जी आपकी, मैं भी दो राह पर आपको रुला करके ही छोड़ रहा हूँ हमेशा, क्योंकि ये आपके मानवीय अवधारणा पर आधारित है, देना या नहीं देना, समझ गए। इसलिए सोच समझ कर निर्णय लीजिएगा। दे देने से भी बहुत ज़्यादा फायदा नहीं है और नहीं देने से भी बहुत ज़्यादा लॉस नहीं है। धन्यवाद दोस्तों। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लेकिन बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो शिक्षा जगत से जुड़ी हुई है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। थैंक यू।